बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। पहले ज़रा कुछ खबरें ले लें और उसके बाद फिर आपको कोई अंदर की बात भी आपको बताएंगे, क्योंकि आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं, ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। जो बहुत बड़ी नाकामी हुई है हुक्मरान इत्तेहाद को, खासतौर पर नून लीग को और रावलपिंडी को, जो कि आइनी तरामीम का मुसव्वदा था, जो कि हकीकी तौर पर गैर आइनी तरामीम थी, गैर कानूनी थी, और उसमें हुई है नाकामी। और दरून खाना डाइंग रूम्स के अंदर एक दूसरे की बहुत टिका के बेइज्जती की जा रही है। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ये तुम्हारी गलती है, ये उसकी गलती है, ये नकवी सरकार की गलती है, ये तारड़ साहब की गलती है, ये डार साहब की गलती है। एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है और रावलपिंडी इस वक्त सख्त गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, बल्कि गैज़ो गजब का उधर हाल बहुत बहुत ही बुरा हाल है। बहरहाल आते हैं उसकी तरफ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि पैरेलल अब तंग करना शुरू कर दिया है, और आपको पता है कि ये पिंड के चौधरी जो है ना जी, ये इस तरह करते होते हैं। जब आप कोई चीजें हाथ से निकलती जा रही हो तो फिर वो एसएचओ को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये जरा, थानेदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि ए बंदा फलां बड़ा तंग कर रहा है, जरा इन्होंने तंग करो जी, इन्होंने जरा इन्होंने खिलाफ कोई दरखास्त वगैरह काम शुरू करो। तो वो अब उसी तरह का एक बाजारी किस्म का सिलसिला हो गया। तो इलेक्शन कमीशन दोबारा से जाग गया, उसने नोटिस भेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में, और जेयूआई को भी भेज दिया, क्योंकि मौलाना साहब भी जरा थोड़ा सा इनकी तवक्कुआत के बरक्स नहीं मान रहे, तो उनको भी भेज दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भेज दिया। तो आज फिर समात हुई है और इसकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तो बैरिस्टर गौहर ने दो लफ्जी बात की। उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड आपने मांगा है वो सारे का सारा एफआईए ले गई है, क्योंकि रेड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में, सारा रिकॉर्ड ले गई, कंप्यूटर ले गई, और यहाँ तक के हमारी जो स्टेशनरी तक नहीं छोड़ी, गिलास तक नहीं छोड़ा, वो सब कुछ उनके पास है। तो अब बेहतर होगा कि आप एफआईए को नोटिस करें और उनसे हमारा रिकॉर्ड जो है वो रिकवर करवाएं, और उसी में आपका जो आपने जो रिकॉर्ड मांगा है वो आपको उसी में से मिलेगा। तो लिहाजा आप 3 हफ्ते के लिए इसको मुलतवी कर दें। और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह मेंबर खैबर पख्तूनख्वा से हैं जी, उन्होंने कहा जी 5 साल के अंदर आपने इंतखाब नहीं करवाए और 5 साल के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, और इसके नताइज तो भुगतना होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाब केस की समात थी, ये 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। 3 हफ्ते मांगे थे लेकिन 3 हफ्ते नहीं दिए गए, और 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर मीडिया से डिस्कशन भी की, गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जी हमारा केस ये आज मुकर्रर था, तो जो दस्तावेजात हमने जमा करवाए थे वो एफआईए के पास हैं, और हमने दरखास्त की थी कि एफआईए की जो तमाम दस्तावेजात एफआईए से तलब कर लें, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कर देंगे। अब 2 अक्टूबर को कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि वाजी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये तय हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और है, और जो हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में उस पर अमल दरामद हो और हमारी नशिस्तें बहाल की जाएं, और हमारी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे 77 मखसूस नशिस्तें खवातीन की और अकलियतों की, उनको उनका नोटिफिकेशन दिया जाए, वो हल्फ उठाएं, वो जाएं असम्बली में और जाके अपना काम करें। लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा, और इलेक्शन कमीशन ने आज एक और इजलास बुलवाया, क्योंकि फैसला आ चुका है, वजाहत भी हो गई सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी कर दी कि जनाब किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई शकूक व शुबहात, कोई इबहम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। आपको जो हुक्म दिया गया है मखसूस नशिस्तों में, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप उस पर अमल करें, और अमल करके अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली आप सीटों को एक तो करें जी, नोटिफाई करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको करें, और इसमें किसी किस्म का डिले मत करें, क्योंकि आपकी सारी दरखास्त जो है वो बदनीयती पर मबनी है, और अगर आपने अमल ना किया तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। तो आज फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो आज बैठा है और अपनी कागजी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसका अभी तक भी कोई इम्कान नहीं है कि वो इस पे अमल करे, क्योंकि प्लान ये था कि जो हफ्ते इतवार को जो गुजर गया दिन, 15-16 सितंबर को वो दिन गुजर गया, कि उस दिन इन्होंने ये जो डाकाजनी करनी थी आइन पे, इनका ख्याल था कि तरमीम मंजूर हो जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन भी मुतमिन बैठा था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि अब उधर से अमेंडमेंट मंजूर नहीं हुई,
قانون نہیں تبدیل ہوا اور ادھر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے تیزی سے، تو اس لیے اب وہ ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے بھی حرکت کر چکے ہیں اور ڈپٹی رجسٹرار کے ذریعے وہ ایک خط لکھوا چکے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال ابھی تک یہ گیم آن ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جی مولانا فضل الرحمان صاحب JUI، ان کو بھی آج بلایا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں 2 مہینے کا ٹائم چاہیے اور ہم 2 مہینے تک آپ کو یہ ساری ہم الیکشن جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن پروسیس کمپلیٹ کر کے تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی 2 مہینے تو بہت ہیں، تو JUI نے کہا جی 2 مہینے ہی لگیں گے، تو لہٰذا اس کیس کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا ہے اور اب بعد میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈیٹ کے بارے میں بعد میں انفارم کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ JUI کو بتا دیا گیا ہے بلا کے کہ دیکھیں اگلی تاریخ سے پہلے پہلے آپ یہ کام کر لیں، ورنہ پھر آپ کی جو پارٹی ہے اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ سارا کچھ ڈیلے کیا ہے اور نہیں آیا تو پھر آپ کا جو الیکٹورل سمبل ہے، انتخابی نشان، وہ آپ کا ہم پھر وڈرا کر لیں گے۔ اس طرح کی باتیں، دھمکیاں ومکیاں جو ہیں، جو طریقہ کار ہے وہ دے دی گئیں اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ان کی تلوار اب لٹکتی رہے گی اور یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ تو بلیک میلنگ کا سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے ایک چودھری جو ہے وہ کرتا ہے، ایک 3rd کلاس چودھری جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ پھر درخواست بازی شروع کروا دیتا ہے تھانے میں کہ جناب اس کے خلاف یہ درخواست دے دیں، یہ دے دیں، بکری چوری کی دے دیں، پانی توڑنے کی دے دیں، اس طرح کی باتیں حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تک گیم آن ہے۔ تو ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ساری خبریں اپنی جگہ پہ درست موجود ہیں، یہ کوششیں کرتے رہیں گے لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ ان کے خلاف جائے گا، کیونکہ یہ اب ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کے بڑے عظیم ترین مہرے جو تھے وہ اب ہونے جا رہے ہیں، ڈس فنکشنل ہونے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے امکانات، چانسز معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پہلے ان کو لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، ایکسٹینشن والا کام تو ہو گیا ہے ختم، اور 68 سال عمر کریں گے وہ بھی ختم ہو گیا، 68 سال کی سپریم کورٹ کے ججز کی۔ اب ایک اور راستہ نکالنے کی جو کوشش کی گئی ہے، تو میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کام بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ جس طریقے سے قاضی صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جسٹس منیر جو ہے اس نے بھی اس بھونڈے طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا جیسے قاضی صاحب نے کیا ہے اور جیسے انہوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں۔ تو اس لیے اب لوگ جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے اور قاضی صاحب کو یاد رکھیں گے کہ یہ بھی ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ جو عمران خان پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کہتی آ رہی ہے کہ یہ تعصب ہے، یہ نفرت کرتے ہیں اور ان کا حق نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز کو سنیں۔ تو کل ہوا یہ کہ بیل مجھے مار اور خود وہ آگے اس شکار میں پھنس گئے ہیں۔ اہلیہ آ گئی ہیں، محترمہ اہلیہ نے ایک انٹرویو دے دیا ہے اور انٹرویو میں انہوں نے عمران خان کے خلاف ٹھیک ٹھاک زہر اگلا جتنا کر سکتے تھے۔ تو اب یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سٹنگ جو ہے قاضی صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہیں، سٹنگ جو سرونگ ہے وہ موجود ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ آئیں اور اہلیہ محترمہ آ کے ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل لیڈر پہ الزام تراشی شروع کر دیں باقاعدہ طور پہ، اور یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی جب وہ خطوط، جب وہ وزیر اعظم عمران خان، تو ان کے خلاف خطوط لکھے جاتے تھے اور اہلیہ محترمہ لکھتی تھیں اور پھر ان کو پبلک کیا جاتا تھا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں کہا جاتا تھا الزام کیچڑ کس پہ اچھالا جا رہا تھا؟ جو پچھلے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں معزز جج صاحبان، ان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور کون؟ نون لیگ کی طرف کہ یہ جناب یہ بیگمات کا ہے، کلٹ ہے، بیگمات کا کرش ہے عمران خان، اس بےہودہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی جج صاحب کی اہلیہ آئی ہوں اور اس طریقے سے انٹرویو دیا ہو، اس طرح کی گفتگو کی ہو اور اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسٹینشن کے لیے اتنا رسوا کیا ہو۔ یہ بیسیکلی جو انٹرویو ہے یہ ایک ایکسٹینشن کی درخواست ہے کہ دیکھیں
हमारा जो एजेंडा है, हमारा और आपका एजेंडा एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना है, इमरान खान को डिमोलिश करना है। तो उसके लिए हम हाजिर हैं और हमारी सर्विसेज हाजिर हैं और हमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। और जितनी नफरत हम करते हैं, इससे ज्यादा कोई नफरत कर नहीं सकता इमरान खान से। इसलिए आप हमें मत भूलिए और हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। ये पूरे का पूरा इंटरव्यू जो था वो इसी थीम पे था, इसी सोच पे था कि अपनी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की हैं कि जनाब मैं हूं ना, और मैं इंशाल्लाह काजी साहब कंट्रोल में रहेंगे और आप ये काम करें। तो हम किस हद तक जा सकते हैं, हम इस हद तक जा सकते हैं कि हम खुद आ गए इंटरव्यू देने के लिए, कि इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि जितने भी अब तो महसूस होता है कि जितने भी हमारे जज साहिबान हैं कितने शरीफ लोग थे। जस्टिस उमरता बंजाल साहब हों, जस्टिस साकिब निसार साहब हों, जस्टिस गुलजार साहब हों, जस्टिस अजमत सईद शेख हैं, जस्टिस खोसा साहब हैं, बेशुमार उन्होंने जिन पे ये इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं, उनकी बेगमात आज तक कभी नहीं आई मैदान में इस तरीके से, और जब तक वो सर्विस में रहे और उसके बाद भी नहीं आई। तो ये है सूरत हाल, यह है सिचुएशन। बहरहाल जी, हालात वाकयात जो हैं इनके कंट्रोल में बेसिकली नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं एक और खबर, और वो है जी बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में, जो एक और केस है उसमें दरखास्त जमानत थी बाद अज गिरफ्तारी। तो उसमें आज पेश हुए जी वकील बुशरा बीबी के सलमान सफदर साहब। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि एक पॉलिसी है कि खवातीन की जो जमानतें हैं और अंडर ट्रायल जो हो, जब ट्रायल चल रहा हो, तो एक पॉलिसी है, जुडिशियल पॉलिसी है कि उनको आप ज्यादा देर जेल में नहीं रखेंगे। तो लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट है कि हमारी बाद अज गिरफ्तारी जो दरखास्त जमानत है उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और सलमान सफदर साहब पेश हुए और उन्होंने आज ये रिक्वेस्ट की है कि बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंटर को तोशा खाना केस में जमानत पर जल्द फैसले की दरखास्त दायर की थी। तो उस पर आज समाअत हुई और सलमान सफदर साहब ने ये बताया कि खवातीन की जमानत के हवाले से नेशनल जुडिशल पॉलिसी है और जिसमें बड़े बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। तो ये नैब का केस था जो ट्रांसफर होकर चला गया है FIA को, और स्पेशल जज के पास चला गया। 7 से 8 पेशियां हो चुकी हैं। सरकार जो है अभी तक वो उसकी तैयार नहीं हुई और उन्होंने किसी किस्म की कोई आगे नहीं बढ़ाई समाज जो है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली आ जाए। और इसी तरीके से अलकादिर ट्रस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि 2 ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं कि जिसके बाद 2 ऐसे शवाहिद आए हैं जिसके बाद अलकादिर ट्रस्ट का भी जमीन बोस हो चुका है पूरे का पूरा केस। और इसलिए हमें नहीं समझ आती कि अभी तक क्यों इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए हमने अपील की थी कि हमारी दरख्वास्त जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर जो है फैसला आ जाएगा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस बारे में हम एक हुक्म जारी करेंगे। तो इस तरीके से जनाब ये सारे का सारा चीजें चल रही हैं। और एक और खबर, और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो जेल के अडयाला जेल के हैं वो अभी तक लापता हैं और अभी तक वो नहीं दस्तयाब हुए। और उनकी जो है बाजियाबी की कोशिशें अभी जारी हैं। और आज बताया गया जी कि उनकी लोकेशन जो है जी 13 की आई थी, आखिरी दफ़ा इस्लामाबाद का इलाका है जी 13, वहाँ की आई थी। तो बहरहाल ये थी अब तक की इत्तलाआत और खबरें। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।